यू मोस्ट वेलकम इन आवर प्रोग्राम ऑफिसर स्टॉक। और आज हमारे साथ हैं आमिर खान, जिन्होंने यूपीएससी 2023 के रिजल्ट में 154 रैंक सिक्योर किया है। आज हम इनसे इनकी यूपीएससी जर्नी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आमिर, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद आपकी इतनी बड़ी सक्सेस के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे रिज़ल्ट आया तो आपके फैमिली मेम्बर्स का क्या रिएक्शन था आपके रिज़ल्ट पे? फैमिली मेम्बर्स घर पे थे जब रिजल्ट आया और मैं दिल्ली में था, तो आई कॉल देम। उसके बाद अम्मी अबू बहुत ज़्यादा खुश थे, और जिसको भी घर पे पता चला, नाना नानी लोगों को, जिसको भी बताया रिजल्ट, तो बहुत ज़्यादा खुश है सब लोग। इस बात का बहुत बड़ा रिलीफ मिला हमें कि सारे लोग इतने खुश हैं। जी। तो आपकी जो बेसिक एजुकेशन हुई थी, उसके बारे में बताएं, कहाँ से आपने बेसिक एजुकेशन ली थी? हमारी बेसिक एजुकेशन होम टाउन बांदा से हुई थी। क्लास सेकेंड तक हिरम मॉडल स्कूल में, उसके बाद हाई स्कूल सेंट मेरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल से पास किया। फिर 11th-12th में हम अलीगढ़ चले गए थे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वहीं से इंजीनियरिंग भी कंप्लीट की। जी। तो कब आपको ये लगा कि आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी चाहिए? किससे इंस्पायर्ड हुए थे आप? सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन तो कॉलेज पास आउट होने के बाद 2019 में शुरू किया था, लेकिन इसका आइडिया थोड़ा पहले ही आ गया था। और सबसे बड़ा इंस्पिरेशनल फोर्स इसके पीछे हमारे अब्बू थे। वो हमेशा बोलते रहते थे, वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो उन्हें पता था कि एक ऑफिसर कितना चेंज ला सकता है समाज में। तो वो हमेशा इनकरेज करते थे कि एक ऐसा रास्ता जिसे परस्यू कर सकते थे। और उन्होंने कभी प्रेशराइज नहीं किया, कभी फोर्स नहीं किया, लेकिन एक उन्होंने सीड डेवलप कर दिया था अंदर। मतलब एक आपके दिमाग में था कहीं ना कहीं। तो जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की यूपीएससी की, तो ज़्यादातर बच्चे परेशान रहते हैं प्रीलिम्स और मेंस की स्ट्रेटजी को लेके। तो मैं चाहूँगा कि आपकी प्रीलिम्स मेंस की स्ट्रेटजी क्या थी, क्या पढ़ा था उसमें आपने, वो चीज़ें शेयर करें थोड़ा। स्टडी क्रक्स यही है कि लिमिटेड रिसोर्सेज थे, उनको अच्छे से पढ़ा, उनको रिवाइज किया और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की। तो एज फार एज रिसोर्सेज आर कंसर्न, तो उसमें वही जो रेगुलर रिसोर्सेज होते हैं कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, जियोग्राफी के लिए NCERT 11th और 12th क्लास की और GC लियोंग, और इकोनॉमी के लिए करंट अफेयर्स के नोट्स, और वैसे ही जो सिलेबस है वैसे ही जो रेगुलर नोट्स होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, उन्हीं को कंसल्ट किया था। लेकिन उनको अच्छे से पढ़ा, उनको अच्छे से रिवाइज किया और फिर प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा की। प्रीलिम्स में लास्ट के 1 महीना ऑलमोस्ट रोज़ एक टेस्ट देते थे। मेंस में भी आंसर राइटिंग यहाँ पे जाने में दोस्तों के साथ मिल के ग्रुप में आंसर राइटिंग की, टेस्ट वगैरह दिए। तो आई थिंक इसमें ज़्यादा पढ़ने के से बेटर ये होता है कि आप लिमिटेड चीज़ें पढ़ें, लेकिन उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, ताकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसा भी है आप उसे टैकल कर सकें। बिल्कुल। और इंटरव्यू जब आपने दिया, जी जी। तो इंटरव्यू में किस तरह के आपसे क्वेश्चन पूछे गए और इंटरव्यू के लिए क्या प्रिपरेशन की थी आपने? इंटरव्यू में क्वेश्चन डेप्थ से लार्जली पूछे थे, ऑलमोस्ट 80-85% क्वेश्चन डेप्थ से थे, और प्रिपरेशन भी हमने डेप्थ की ही की थी। आई मेड नोट्स ऑन माई डेप्थ। तो उसमें जैसे ऑप्शनल फिलोसफी है तो उससे क्वेश्चन पूछे, हॉबीज़ में वॉचिंग मूवीज़ लिखा था, रीडिंग क्लासिक लिटरेचर, वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग वगैरह लिखा था, उससे क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने। तो और कुछ करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछे थे, कुछ बांग्लादेश से इंडिया को कंपेयर करने के लिए क्वेश्चन पूछा था। तो काफ़ी डाइवर्स क्वेश्चन थे। आपको क्या लगता है कि यूपीएससी एक कैंडिडेट्स में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ढूंढती है? यूपीएससी को कैसा कैंडिडेट चाहिए? देखिए, ये कह पाना तो मुश्किल होगा कि यूपीएससी के दिमाग में क्या चल रहा होता है, लेकिन एज़ फार एज माई एक्सपीरियंस गोज, आई हैव नॉट बीन एबल टू फिगर आउट एनी वन थिंग दैट यूपीएससी इज लुकिंग फॉर ए कैंडिडेट। क्योंकि हमने देखा है कि जिस कैंडिडेट को देख के आपको लगता है कि हाँ ये तो क्वालिफाई कर ही लेगा, वो भी 5-5, 6-6 अटेम्प्ट लेके नहीं क्वालिफाई कर पाता। जिसे देख के आपको कभी लगेगा ही नहीं कि हाँ ये यूपीएससी कोट एंड कोट यूपीएससी मटीरियल है, वो भी क्वालिफाई कर लेता है। तो क्या यूपीएससी क्या ढूंढ रहा है कैंडिडेट में, ये नहीं पता, ये नहीं बोल सकते हैं। और दूसरी बात इसमें ये भी है कि पेपर बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव है और बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है एट ऑल 3 स्टेजेस। तो कोई भी जब प्रोसेस इतनी सब्जेक्टिव होती है तो आप किसी एक क्वालिटी या किसी एक कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे उसको जज नहीं कर सकते हैं। तो ये कह पाना कि यूपीएससी कोई एक चीज़ है जो ढूंढ रही है, आई डू नॉट थिंक दैट इज प्रैक्टिकल। आप बांदा जैसे बांदा में एक छोटे से गांव से आते हैं, तो जब आप गांव से एक बड़े शहर में आते हैं तो यहाँ डिस्ट्रैक्शन के बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, डिस्ट्रैक्शन के लिए, भटकाव के लिए। जी जी। तो जनरली बहुत सारे बच्चे खो जाते हैं बड़े शहरों के चकाचौंध में। जी। तो आपने खुद को कैसे अपने एक एम पे फोकस रखा? देखिए, एक तो इनर ड्राइव होता है, इनर मोटिवेशन होता है कि हाँ कुछ करना है अपनी ज़िंदगी में, अच्छा कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करना है, घर वालों के लिए कुछ करना है, अपने लिए भी कुछ अच्छा करना है, वो हमेशा रहता है। दूसरा, फैमिली से बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी
एंड आई एम द एल्डेस्ट ऑफ माई सिबलिंग्स। तो ये भी एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि सब लोग हमारे लिए इतना कर रहे हैं तो आई हैव टू गिव देम बैक। तो वो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन था। और एक डिस्ट्रैक्शन का ये भी रीज़न होता है कि लोग हेल्दी ब्रेक नहीं दे पाते हैं, तो फिर उनका ब्रेक ही एक डिस्ट्रैक्शन बन जाता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू फाइंड आउट एवेन्यूज़ फॉर रिक्रिएशन, हेल्दी एवेन्यूज़, और फिर उनको एक डिफाइंड मैनर में उस एवेन्यू को परसू करें। इट कैन बी अ हॉबी और इट कैन बी एनीथिंग विच हेल्प्स यू अनवाइंड। वो एक हेल्दी अमाउंट में, हेल्दी मैनर में लेते रहना चाहिए, जिससे आप और ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं हो और अपना जो आपका प्रोडक्टिव काम है उसको आप उतने ही एफिशिएंसी के साथ करते रहेंगे। प्रिपरेशन के दौरान बहुत सारे तरह की प्रॉब्लम्स आती है स्टूडेंट को, लाइक किसी को फाइनेंशियल इश्यू है, किसी को साइकोलॉजिकल इश्यूज होता है, एंजाइटी हो जाती है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आपने भी फेस किया होगा, और जब आप नहीं कमा रहे होते हैं, फैमिली से पैसा ले रहे होते हैं, तो बहुत बार खुद को भी गिल्टी फील होती है, और बहुत सारे लोगों के पास तो होता ही नहीं है पैसा। जी जी। तो इन सारी चीज़ों को कैसे आपने हैंडल किया? देखिए, एक स्ट्रगल तो होता है इस जर्नी में, हर तरह से स्ट्रगल करना पड़ता है, बीट फाइनेंशियली, बीट साइकोलॉजिकली, फिजिकली भी बहुत ज़्यादा एग्जर्टिंग एग्ज़ाम हो जाता है ये। तो अगर आपके फाइनेंशियल मीन्स ऐसे नहीं है कि आप अपने आप को ऐसे फुल टाइम यूपीएससी प्रिपरेशन में सपोर्ट कर सकें, तो आप एक छोटी मोटी कोई पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। अगर आप एटलीस्ट एक अटेम्प्ट बिना किसी पार्ट टाइम जॉब पे कर सकते हैं तो ठीक है। आप वैसे एक अटेम्प्ट आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता तो भी आप इतना अपने आप को प्रिपेयर कर चुके होंगे कि आप बाकी अटेम्प्ट में आप कम पढ़ के भी आप परफॉर्म कर सकते हैं अच्छा। तो इन दैट केस फिर आप पार्ट टाइम जॉब कर लीजिए, और उससे आप एटलीस्ट अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं, आपको फैमिली से पैसा नहीं मांगना पड़ेगा। एज़ फार एज साइकोलॉजिकल स्ट्रेस इज कंसर्न तो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि बहुत कम लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई होता है। और जब क्वालिफाई रिजल्ट आने के पहले भी थ्रू आउट द जर्नी हमेशा एक सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी रहती है, क्योंकि आपको पता नहीं कि यूपीएससी क्या देख रहा है कैंडिडेट में, तो आपको ये भी नहीं पता कि आप क्या करें ऐसा जिससे आपका सिलेक्शन सर्टेन हो जाए। तो वो नहीं पता होता, तो इस लैक ऑफ सर्टेनिटी की वजह से ही एंग्जाइटी होती है। उसमें आपको कॉन्स्टेंटली अपने आप को रिमाइंड करना होता है कि रिवॉर्ड क्या है, आप किसके लिए कर रहे हैं, किस लिए ये कर रहे हैं। और दूसरा, एक प्लान भी हमेशा होना चाहिए। प्लान भी होना चाहिए जी, कि अगर आपको यूपीएससी क्वालिफाई नहीं, क्योंकि यूपीएससी क्वालिफाई करना आपको कोई कोचिंग वाला कुछ बोल सकता है कि आप ऐसे करेंगे तो वैसा हो जाएगा, वैसे करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा है नहीं। फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, फ्रॉम गिविंग दिस एग्जाम माई सेल्फ एंड फ्रॉम सीइंग पीपल ऑल अराउंड मी स्टेइंग एट आरसीए फॉर 1.5 ईयर, तो देखा है कि कैसे लोग प्रिपेयर करते हैं और नहीं होता है लोगों का, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी नहीं होता है। कुछ लोगों का निकल जाता है, कुछ लोगों का नहीं निकलता है। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि इसमें बहुत बड़ा एक लक का फैक्टर होता है। अगर आप किस्मत को बदलने के लिए आप मेहनत कर सकते हैं, लेकिन आप और कुछ नहीं कर सकते ना। अगर आपकी किस्मत में नहीं है तो फिर आपको कुछ और दूसरा देखना पड़ेगा। यू हैव टू बी ऑलवेज मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर योर प्लान बी, और वो प्लान बी भी आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें आप उसी लगन, उसी मेहनत, उसी वैसी होल हार्टेडली उसको आप परस्यू कर सकें। तो ये एक फैक्टर होता है जो आप इसमें एक बच्चों का ऐसा ग्रुप है स्टूडेंट्स का कि जो आईआईटी से हैं, आईआईएम से है, बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़ा है, या नॉर्मल भी कुछ बच्चे हैं, लेकिन जब यूपीएससी में नहीं होता है उनका तो टूट जाते हैं और कुछ कर नहीं पाते। मतलब उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, लेकिन साइकोलॉजिकली उतना घिर जाते हैं, इतना अपने आप को कमतर आंक लेते हैं कि वो बस एक रूम में पड़े रहते हैं। और भाई जो सक्सेस है उसको तो सब पूछेगा, चारों तरफ चर्चा होगी, लेकिन उन बच्चों के बारे में कोई बात नहीं करता। तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, एक जो बहुत बड़ा एक टॉक्सिक ट्रेंड एसोसिएटेड है यूपीएससी के एग्ज़ाम के साथ, वो ये है कि जब कोई क्वालिफाई कर लेता है उसको सर पे बैठा लेना, उसको मतलब एक सडनली ही बिकम्स द एलीट इन द सोसाइटी। और यही एक वजह है कि जो यूपीएससी तैयारी करते हैं ये सोच के यूपीएससी क्वालिफाई हो जाएगा तो इतने लोग आगे पीछे घूमेंगे, एक बड़ी कार मिलेगी, सिक्योरिटी मिलेगी, वगैरह वगैरह। तो जब वो अपनी लाइफ को वैसे ही इमेजिन करने लगते हैं, और जब यूपीएससी क्वालिफाई नहीं होता तो दे आर नॉट लूजिंग जस्ट ऑन अ जॉब बट ऑन अ लाइफ दैट दे हैड इमेजिन। तो ये एक बहुत गलत, टू बिगिन विद एक बहुत गलत मोटिवेशन भी है, बहुत नेगेटिव मोटिवेशन है। तो आपको अपने आप में हमेशा ये आपको पता होना चाहिए कि ये भी एक जॉब है, ये भी एक नौकरी है। हर नौकरी की तरह इसमें भी हायरार्की होती है। अगर आप किसी सीनियर है तो आप किसी जूनियर भी हैं, और आपकी अकाउंटेबिलिटी इसमें है। तो आप रादर देन लुकिंग एट द ग्लैमर ऑफ दिस एग्ज़ाम, लुक एट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो अपॉर्चुनिटीज़ आपको और भी फील्ड से मिलेंगी। तो आप ऐसे सोचिए कि आपका यूपीएससी नहीं हुआ तो ठीक है, आप कुछ और भी करें। आप इंजीनियर हैं तो आप इंजीनियरिंग की फील्ड में जा सकते हैं, आप उसमें भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे समाज को इंजीनियर्स की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। आप डॉक्टर हैं तो आप मेडिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप ह्यूमैनिटीज़ से पढ़ें तो पॉलिसी मेकिंग में सोशियोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट सभी बहुत ज़रूरत होती है। हमारे देश में जो
एक नेग्लेक्टेड फील्ड है। तो इन सब चीज़ों में आप उसी मेहनत से आप परसू कीजिए। तो अगर आप जब तक आप ये मान के चलेंगे नहीं आपकी ज़िंदगी सिर्फ यूपीएससी क्वालिफाई करने पे ही अच्छी हो सकती है, तब आपको एंग्जाइटी, आपको लो सेल्फ एस्टीम होता रहेगा। लेकिन आप ये समझ लें कि यूपीएससी का नेचर क्या है। यूपीएससी का नेचर ऐसा है कि बहुत ज़्यादा अनसर्टेन एग्जाम है और आपकी कैपेबिलिटी को उस तरीके से टेस्ट नहीं कर रहा है जैसे बाकी एग्जाम टेस्ट करते हैं। तो आप ये भी एहसास हो जाएगा कि अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें आपका, और आपने अगर मेहनत नहीं की तो फिर तो आपके ऊपर जिम्मेदारी है ऑब्वियसली। लेकिन अगर आपने मेहनत की अच्छे से, आप नहीं क्वालिफाई कर पा रहे तो फिर आप उस जिम्मेदारी से बरी हो जाते हैं। आप कुछ और भी आप परसू कीजिए उसी लगन के साथ, उसी सेल्फ एस्टीम के साथ। ठीक है। अगर जहाँ तक हम एजुकेशन की बात करते हैं तो ख़ास तौर पे माइनॉरिटीज़ में, वो भी मुस्लिम कम्युनिटी में, वुमेंस की एजुकेशन कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है। जी। जॉब की कंडीशन भी बहुत अच्छी नहीं है। इवन उनको कैरियर चूज़ करने के लिए इतनी अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं हैं। पेरेंट ज़्यादातर जो मेल है, बच्चा है, उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो घर वाली बात है। लेकिन वुमेंस को लेके कहीं ना कहीं इतनी फ्रीडम नहीं है। जी। तो आप इस पे क्या सोचते हैं, इसका रीज़न क्या हो सकता है और सॉल्यूशन क्या हो सकता है? देखिए, ये एक सोशल इशू है। आई सी इट एज सोशल इशू। उसमें अब एक ये है कि फैक्टर ये भी है कि लिमिटेड फाइनेंशियल मीन्स है अगर, तो लोग, पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा घर में रहेगा, लड़का घर में रहेगा तो उस पर इन्वेस्ट करें, वो बुढ़ापे का सहारा बनेगा, और लड़की तो पराए घर का धन होती है, तो चली जाएगी, इसलिए उस पर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। तो ये बहुत गलत माइंडसेट है। बिल्कुल गलत माइंडसेट है, बिल्कुल गलत अप्रोच है। एक लड़की के भी एक अरमान होते हैं, उसके अंदर कैपेबिलिटी होती है, आप उसको दबा रहे हैं। ये ना सिर्फ उस लड़की के लिए बुरी बात है, उसके आप हक मार रहे हैं, बल्कि एक समाज के भी बहुत बड़ा नुकसान है कि एक तो समाज के लिए एक एसेट हो सकता था, आप उस पर सिर्फ इसलिए फोकस नहीं कर पा रहे हैं कि वो लड़की है या आपको लगता है कि वो पराए घर के धन बन जाएगी। तो ये बहुत गलत अप्रोच है। तो इस पर माँ बाप को जिम्मेदारी से सोचने की ज़रूरत है कि जितना हक लड़के का एजुकेशन के लिए, रिसोर्सेज पे जितना हक उसका है, उतना ही एक लड़की का भी है। उतना ही कैपेबल वो भी अकॉम्प्लिशमेंट्स हासिल करने के लिए उतनी कैपेबल वो भी है। तो उस पर भी पेरेंट्स को बराबर से ध्यान देना चाहिए और उसको भी इक्वली इनकरेज करना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि उन्हें कुछ अलग से आपको देने की ज़रूरत है। बस आप उनके रास्ते में जो रुकावटें हैं, एक जो सोशल स्टिग्मा टैबू है, आप उसको हटा दें खाली, तो भी women are as capable of achieving any milestone as any man. बिल्कुल। आपका कोई रोल मॉडल रहा है? ऐसे किसी इंडिविजुअल को पिक करना मुश्किल है। देयर आर सम क्वालिटीज़ विच आई लुक अप टू इन पीपल। तो वो जिसमें भी वो क्वालिटीज़ दिखती है तो आई ट्राई टू लुक अप टू देम एंड ट्राई टू एमुलेट देम। बिल्कुल। जो आप गांव से ही आते हैं, जी। तो बहुत सारे बच्चे गांव में, रूरल एरिया में बड़े सपने देखने से इसलिए डरते हैं क्योंकि जब वो यंग होते हैं तो फाइनेंशियल कंडीशन तो हर फैमिली में अच्छी नहीं होती है ना। तो उनके ऊपर एक प्रेशर होता है कि फैमिली की लाइबिलिटीज़, फैमिली को देखना है, संभालना है। इस वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पाते। और सोसाइटी में एक ऐसा ग्रुप है जो ये मानता है कि एजुकेशन से बेहतर है कि बच्चा जब छोटा है तभी से उसको कमाने के लिए लगा दो, और एक तरफ एक ग्रुप मानता है कि नहीं, पढ़ना ज़रूरी है। तो आप इस पे क्या राय रखते हैं? हम लोग जब बचपन में भी मदरसे जाते थे पढ़ने, तो वहाँ किताब में पीछे लिखा रहता था, आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। तो आई बिलीव इन दैट एंड आई थिंक आवर पेरेंट्स एक्चुअली डिड फॉलो दैट, कि उन्होंने कितनी भी मुश्किलें हों, उन्होंने पढ़ाई पर बहुत फोकस किया। तो और जो आपने सवाल पूछा कि लोग पढ़ाई से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि बच्चों को काम पे लगा दिया या उनको रोज़गार पे लगा दिया, तो उसकी एक वजह ये है कि अभी हम लोग इकोनॉमिकली ग्रोइंग, वी आर इकोनॉमिकली डेवलप्ड सोसाइटी, कंट्री। लेकिन आज़ादी के टाइम हम लोग एक गरीब देश थे। तो जब इंसान का जो पहला मकसद यही होता है कि जो उसके सामने इमीडिएट चैलेंज होता है उसको टैकल करे। जो अब गरीबी से जो जूझ रहा है उसका पहली कोशिश ये रहेगी कि उस गरीबी से ऊपर उठे, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करे। तो उसमें और एजुकेशन भी कोई भी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है तो उनके पास इन्वेस्टमेंट है नहीं, रिसोर्सेज है नहीं इन्वेस्ट करने के लिए। और दूसरा उनका मकसद ही ये है कि अपने टू परसू अ फाइनेंशियल एंड, अपनी लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए। तो बच्चों को काम पे लगा देते थे। लेकिन वो ऑब्वियसली एक गलत ट्रेंड था, लेकिन आप उन्हें ब्लेम भी नहीं कर सकते क्योंकि उनकी मजबूरी थी। अब जैसे जैसे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ चेंज हो रहा है, लोग फाइनेंशियली ग्रो कर रहे हैं, तो फिर उसमें अब लोग पढ़ाई के तौर के लिए भी ज़्यादा कंसर्न हो रहे हैं। अब गांव में भी अब लोग बच्चों को, लड़कों को भी और लड़कियों को भी अब स्कूल भेज रहे हैं, उनकी पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं। एक बहुत अच्छा चेंज है। जैसे जैसे हमारे समाज में एक पॉजिटिव इन्फोर्समेंट होता है, एक वर्चुअल साइकिल जनरेट हो जाती है। जब लड़कियां पढ़ेंगी तो बोलते हैं कि एन एजुकेटेड वुमेन मीन्स एन एजुकेटेड फैमिली।
तो वैसे समाज में बदलाव आता रहेगा और लोग पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपका डेली रूटीन क्या रहता था और ख़ास तौर पे स्टडी रूटीन क्या रहा, उसके बारे में बताइए कुछ। डेली रूटीन यही रहता था कि हमारी बचपन से कभी आदत नहीं थी रात में देर तक जागने की, तो हम रात में जल्दी सो जाते थे, सुबह जल्दी उठ के पढ़ते थे। तो वही घर पे थे। आई डिड मोस्ट ऑफ माई प्रिपरेशन एट होम ओनली। तो घर पे सुबह उठ के पढ़ाई शुरू की, उसके बाद बीच में ब्रेक ले लेके ऐसे पढ़ते रहते थे। तो आई ऑलवेज हैड दिस हैबिट ऑफ मेकिंग शेड्यूल। डेली शेड्यूल रहता था, वीकली शेड्यूल रहता था, मंथली शेड्यूल रहता था। उसको ब्रेक कर करके ऐसे बना लिया था कि पूरा सिलेबस जितना कवर करना है उसको पहले मंथली शेड्यूल में ब्रेक किया, फिर उसको वीकली में, और फिर उसको डेली में। तो एटलीस्ट ये रहता था कि सुबह उठ के पता है कि आज करना क्या है, तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं होता था और एक डायरेक्शन मिल जाती थी। तो वैसे अपना शेड्यूल बना के पढ़ाई की थी। इंडिया के डेवलपमेंट के लिए आप कौन सी ऐसी ज़रूरी 5 पॉइंट्स मानते हैं कि ये इंडिया के डेवलपमेंट के लिए जो बहुत ज़रूरी है, इस पर काम किया जाना चाहिए? सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एजुकेशन। एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको, आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, किसी भी कास्ट से हो, किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी रीजन से हो, अगर आपको इफ़ यू हैव एक्सेस टू एजुकेशन तो आपके पास सोशल मोबिलिटी के रास्ते खुल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो एजुकेशन इज़ वन थिंग that I think should be the primary concern of everyone, the administration, citizens at large, parents, everyone, कि सबको एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन का एक्सेस हो, तो दैट इज़ वन थिंग। दूसरा अगेन एजुकेशन रिलेटेड ही स्किलिंग है, वो स्किल स्किल डेवलप करना, क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं कि इकोनॉमिक खास तौर पर डिजिटल एजुकेशन बहुत जल्दी चेंज हो रहा है। जो स्किल सेट रिक्वायर्ड है आजकल फाइनेंशियल मार्केट में, इकोनॉमिक मार्केट में सस्टेन करने के लिए चेंज हो रहा है बहुत जल्दी। बिल्कुल। तो उसके लिए एक हम लोग को कॉन्स्टेंटली अपडेटेड स्किल प्रोग्राम हमेशा रहने चाहिए। तो ये दो चीज़ें हैं जो हम दिमाग में आ रही। दूसरा एक जो वही जेंडर जस्टिस का जो हमेशा एक हम समाज में प्रॉब्लम रहती है कि औरतों को जस्टिफाइड अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं, जितना उनकी जो कैपेबिलिटी, जो पोटेंशियल वो हम लोग अचीव नहीं कर रहे हैं। उससे ना सिर्फ उन लड़कियों का हक मारा जा रहा है, बल्कि समाज का भी नुकसान हो रहा है। तो उनको भी इक्वल राइट्स देना, उन्हें भी इक्वल एक्सेस टू ऑल दी अपॉर्चुनिटीज़ विच आर एक्सेसिबल टू मेन, उन्हें भी प्रोवाइड करना। ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं हमारे देश के विकास के लिए। जब हम प्रिपरेशन करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाते हैं या उनका प्री मेंस निकलता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका प्री मेंस नहीं हो पाता, ठीक है, अकेले में टूटते हैं, रोते हैं, ठीक है, बहुत बार सुसाइड भी करने का मन करता है, लगता है ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म हो गया। तो आपका भी ये तीसरा अटेम्प्ट था, तीसरे अटेम्प्ट में आप सिलेक्ट हुए। तो उस टाइम पे कैसे खुद को आपने मजबूती से पकड़े रखा कि नहीं, इन चीज़ों में मुझे डिप्रेस नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, एक पॉजिटिव अप्रोच के थ्रू आप आगे बढ़े? देखिए, ऐसी हालत में ये पता होना ज़रूरी होता है कि आप अगर मेहनत कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं। वही जैसे अभी बोला था कि अगर आपने यूपीएससी को ये मान लिया कि द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ कैन ओनली बी गुड इफ़ यू क्वालिफाई यूपीएससी, तो फिर आपको अगर यूपीएससी क्वालिफाई नहीं कर पाते तो मायूसी होगी। और वो अगर जब आप किसी भी चीज़ के लिए इतना इन्वेस्ट करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तो आपको उससे उम्मीद होती है कि हाँ, इससे कुछ तो रिटर्न मिलेगा, और नहीं होता तो फिर इंसान हाँ, सच बात है, टूट जाता है, बहुत मायूसी होती है। लेकिन ऐसे में फिर आपको, अगर आपके पास सपोर्ट सिस्टम है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनर मोटिवेशन होना चाहिए कि हाँ, आपका एक मकसद था, तो आपको हार नहीं माननी है, आपको लगे रहना है। और सुसाइड तो फिर वैसे भी एक्सट्रीम केस हो जाता है कि पता नहीं किसी का कोटेशन है कि सुसाइड इज़ अ परमानेंट सॉल्यूशन टू अ टेम्परेरी प्रॉब्लम। तो आपको पता नहीं कि आप आज से 5 साल बाद कहाँ होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, क्या पता आप किसी और जॉब में जा रहे हैं, वहाँ को आपकी इतनी तरक्की हो गई कि आप बहुत बड़ी पोस्ट पे पहुँच गए। आपने कोई स्टार्टअप खोला, उसमें आपकी इतनी तरक्की हुई, आपने बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन कर दिया समाज में। तो यू नेवर नो द फ्यूचर, तो कोई भी ड्रास्टिक स्टेप नहीं लेना है। और दूसरा, मायूसी होगी, और ये सोचना है कि नहीं, मायूस नहीं होना, उदास नहीं होना, ये अपने आप में खुद ही उस मायूसी को और रिइंफोर्स कर देता है, उसको और ज़्यादा बढ़ा देता है। क्योंकि आप फिर अपने आप को कोसने लगते हैं कि मैं कमज़ोर हूँ। नहीं, आपको मायूसी होगी, आपको समझना है कि आपको उदासी होगी, आप दुखी होंगे, आपको होना भी है। लेकिन फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि राइट अमाउंट में हो। इट शुड नॉट बॉग यू डाउन, इट शुड नॉट स्टॉप यू परमानेंटली फ्रॉम परस्यूइंग अदर थिंग्स, इट शुड नॉट स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग अप अगेन एंड स्टार्टिंग योर हार्ड वर्क। और तो आपको एक इनर ड्राइव होनी चाहिए, आपको अपने आप को समझाना होगा। और आपका जो फैमिली सपोर्ट सिस्टम, फ्रेंड पॉजिटिव हमें कुछ लोग होते हैं, आपको पता होता है कि एक ऐसा दोस्त है जो हमेशा कुछ ना कुछ तंज करेगा, कुछ ना कुछ व्यंग करेगा। तो आपको पता है कि ऐसा दोस्त है, तो फिर वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्रोप्राइटी नहीं देखना है, कि वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं देखनी है कि दोस्त बुरा मानेगा, नहीं, कि आप उसको ट्राई टू अवॉइड दैट पर्सन। आप उन लोगों के साथ अपने आप को सराउंड कीजिए
who are genuinely concerned about your well-being, most importantly your parents and your very close relatives, your very close friends. बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा, अगर आपको लगता है कि हाँ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो फिर यू शुड नॉट शाई अवे फ्रॉम सीकिंग प्रोफेशनल हेल्प। आप जाके साइकेट्रिस्ट को दिखाइए, साइकोलॉजिस्ट को दिखाइए, दवा लीजिए, उसका ट्रीटमेंट लीजिए। और ये कोई ऐसा बुरी बात नहीं, टैबू नहीं है। जैसे फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, और जैसी जर्नी है तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल भी है। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप ज़रूर आप प्रोफेशनल हेल्प सीख कीजिए, आप अपने दोस्तों से बात कीजिए, ट्राई टू ओपन अप, और बहुत ज़्यादा अपने ऐसे मत कीजिए कि आप अपने आप बॉटल अप करके रखें। लोगों से बात कीजिए और मेहनत करते रहिए। इतना सब कुछ हो जाने के बाद हमारा देश इतना आगे बढ़ गया, आज़ादी को 75 साल से ऊपर होने वाले हैं, और हम एजुकेशनली बहुत आगे बढ़े हैं, जी, इकोनॉमिकली बहुत आगे बढ़े हैं, जागरूकता में भी बहुत आगे बढ़े हैं, लेकिन जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन्स है हमारे कंट्री में वो कम नहीं हुई है। चाहे वो पढ़ा लिखा तबका हो, वहाँ भी ये क्राइम देखने को मिल रहा है, या जो पढ़ा लिखा तबका नहीं है। तो आमिर, इतना सब कानून, बहुत सारे कानून भी बने हैं, बहुत सारे एक्ट हैं इस पर, इन सब के बावजूद भी ये रुक नहीं रहा है। तो आपकी राय में इसको कैसे ठीक किया जाए? देखिए, ये भी एक सोशल ईविल है, और कोई भी सोशल ईविल आप थ्रू लेजिस्लेचर बहुत आसानी से नहीं बदल सकते। वो एक रास्ता हो सकता है, लेकिन सोशल ईविल आर क्योर्ड थ्रू सोशल रिफॉर्म्स। तो एक जो पेट्रियार्कल माइंडसेट है कि जो लोगों के अंदर एक एक्सेप्टेड है कि हाँ औरत घर के अंदर ही रहेगी, या शी इज़ सबसर्विएंट टू अ मैन, शी इज़ सेकेंडरी टू अ मैन, ये माइंडसेट चेंज होना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक वायलेंस का सवाल है, क्राइम का सवाल है, क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, तो एज अ मैन इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर मी टू से दिस, बट जनरली द परपेट्रेटर्स, द कल्प्रिट्स आर मेन। So I believe it is a crime of commission, not of omission. So rather than finding faults with women, it is very important to identify the problem which lies with men, और फिर उनको आदमियों को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। खासकर एक ऐसा हम लोग का समाज बहुत तेज़ बदल रहा है, जहाँ पे जेंडर इंटरेक्शन बहुत बढ़ रहा है, प्रोफेशनली और एकेडमिकली भी औरतें आगे आ रही हैं। तो कॉलेजेस हो, यूनिवर्सिटीज़ हो, वर्क प्लेसेस हो, वहाँ पे जेंडर इंटरेक्शन बढ़ रहा है। तो ऐसे में और जो आदमी की मानसिकता वही 50, 60, 100 साल पहले की है कि दे आर यूज टू ऑपरेटिंग इन अ मेल डोमिनेटेड वर्क एटमॉस्फेयर। वैसे में उन्हें ट्रेन करने की ज़रूरत है कि आपका बिहेवियर, आपका कंडक्ट कैसा होना चाहिए अराउंड वीमेन। तो और दूसरा एक मतलब शुरू से ही माँ बाप की जिम्मेदारी बन जाती है कि अपने बच्चों को, खासकर लड़कों को समझाएं कि और फैमिली के अंदर अवेयरनेस जरूरी है, और कि बिल्कुल हाँ वही कि अपने बच्चों को समझाएं कि कोई भी औरत, ये भी माइंडसेट इसी बात से निकल के आता है ना कि दिस आइडिया दैट वीमेन आर इन्फीरियर। तो अगर इन्फीरियर तो फिर आप उनको कैसे भी ट्रीट कर सकते हैं। तो इस माइंडसेट को आपको लड़कों को समझाने की नहीं, ऐसा नहीं है। लड़कियों को अपॉर्चुनिटीज़ देनी है कि वो आगे बढ़ के आएँ। तो जब एक पॉजिटिव इन्फोर्समेंट होगा कि हाँ, जब लोग देखेंगे कि औरतें भी वही कर रही हैं जो आदमी कर रहे हैं, तो फिर जो माइंडसेट होगा वो चेंज होगा, और फिर आई थिंक क्राइम में कमी आ सकती है। बिल्कुल। जो बच्चे यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको अगेन वही मैसेज है कि यूपीएससी बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव और अनसर्टेन एग्ज़ाम है। तो आप उस पर अपना सेल्फ स्टीम से एसोसिएट मत कीजिए कि अगर यूपीएससी क्वालिफाई कर लिए तभी आप कुछ हैं। अगर आपने क्वालिफाई नहीं किया, यू आर नॉट इंटेलिजेंट इनफ और यू आर नॉट हार्ड वर्किंग इनफ, ऐसा कुछ नहीं है। यूपीएससी बहुत मतलब सरप्राइजिंग रिजल्ट रहता है, हमेशा सरप्राइजिंग पेपर रहता है, पूरा प्रोसेस बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग है। तो आप सेल्फ स्टीम से एसोसिएट मत कीजिए। ऑलवेज हैव अ प्लान बी, मतलब प्लान बी जरूर होना बहुत चाहिए। ज़रूरी है। थैंक यू सो मच, आपने अपना इतना इम्पोर्टेंट टाइम दिया, और आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं।